हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो भाई कैसे हैं मेरे दोस्त, कैसे हैं मेरे भाई। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म तहसीन वर्स यानी तहसीन की दुनिया में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ा रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ाया था एंड उसके आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर भी जाएंगे। तो भाई जो लोग नहीं जानते कि ये चैप्टर किसके लिए है, ये चैप्टर है क्लास 9 सीबीएसई साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अब इस बार साइंस पढ़ना चाहते हैं। मुझसे अभी साइंस पढ़ना चाहते हैं, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ साइंस तो मैं कंप्लीटली पढ़ाता हूँ, खुद से पढ़ाता हूँ, हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, क्या आपको समझ आएगा नहीं आएगा। देखो इस वाले पेज पे थोड़ा सा राइटिंग खराब बैठा है, लेकिन अगले पेज से मैं अच्छे से लिखूंगा, हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आज क्या समझने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड यानी आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। हर एक चीज को मैं समझाऊंगा, हर एक चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम एंड देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे अच्छे से मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज मोमेंटम, इसके फॉर्मूला क्या है, इससे हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, हर एक चीज को समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है। फिर हम लोग चौथा समझने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड लास्ट हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज इस क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझने वाले हैं एंड हर एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट आता है हमारे इस लेक्चर में, आप लोग इसके कमेंट्स में मुझे मैसेज करें। एंड अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस लेक्चर के बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 जो आएगा, उसके अंदर हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट क्वेश्चन, जितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हर एक तरीके के सवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हर एक सवाल के बारे में समझेंगे, हर एक सवाल को कैसे कैसे टैकल करना है, कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से पता करना है कि कौन सा लॉ लगाना है, हर एक चीज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे। ओके, बिना किसी तरीके के साथ शुरू करते हैं हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमें क्या बताया जाता है, किस तरीके से बताया जाता है, हर एक चीज यहाँ पे हम लोग इसके स्टेटमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इसका पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of an object, momentum of an object, momentum of an object is directly proportional proportional to applied force, to the applied force.
and this change and this change this change takes place in the direction of velocity, direction of velocity, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो गया यहाँ पे, ओके सॉरी, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। देखो ये रहा इसका स्टेटमेंट। आप लोग इसको, मैं ऐसे तो रटने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आप इसको रोट लर्निंग की तरह समझ ले, 9th क्लास चल रहा है भैया, आप लोग 11th 12 में नहीं पहुंचे हैं कि आप लोग को हर एक चीज समझाया जा सके, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। ओके, अब हम चलते हैं एंड एक एक करके स्टेटमेंट को समझते हैं लाइन बाय लाइन। कलर करते हैं भैया चेंज, एंड देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मोमेंटम। ओके, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी उसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा पी से। ठीक, पी से मोमेंटम होता है, डेल्टा पी यानी चेंज है, यानी P1 माइनस P2 ऐसा करके किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिर अप्लाइड फोर्स, जो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग इस वाले इक्वेशन को हटाएंगे, आपको ये पूरा याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी होता है। ओके, अगले पेज पे हम लोग आगे चलते हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। जब आप लोग 11th क्लास में आएंगे ना, आप लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से चेंज हुआ, ये यहाँ पे टी किस तरीके से आया, क्यों आया, ये सब आप लोग 11th क्लास में समझने वाले हैं। आपके क्लास में ये सब समझाया ही नहीं जा सकता है, ओके, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। अगर मैं समझा भी दूं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा ये लेक्चर, तो ओके ये हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv। ओके, अब बताओ मुझे एक बात, बताओ कि P इज इक्वल टू mv है ना, क्या देखो एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बात हो रहा है, यानी m तो सेम रहेगा, यानी v1 और v2 हो जाएगा अलग अलग। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा mv 1 एंड 2 है। ठीक, यहाँ पे इसके पास 2 है, दोनों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा mv1 माइनस का mv2 हो जाएगा भाई साहब, इसको अच्छे समझ लेना, बटा में t बराबर हो जाएगा f। अब हम लोग चलेंगे f इज इक्वल टू m, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन निकालने के बाद बचा v1 माइनस का v2 अपॉन में t। ओके, अब देखो इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, अगर इस चीज से भी आपको नहीं समझ में आया, तो ये देखो कि हम लोग एक को मान लेते हैं u है, ठीक, जिससे हम लोग शुरू किए थे एंड जिस पे हम लोग खत्म किए वो अलग अलग है। एक u है, v माइनस क्यू बाई टी क्या होता है, तो m इंटू ए हो जाएगा, a यानी एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू एम ए। इस वाले लॉ से यानी सेकंड लॉ से ये प्रूव होता है कि फोर्स जो है वो मास एंड एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इक्वल भी है। ओके, अब हम चलते हैं मोमेंटम के ऊपर, मोमेंटम को समझते हैं भैया। देखो कुछ बच्चों को मैं समझाया हुआ नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग टेंशन ना ले, जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा हर एक चीज आपको क्लियर होगा। ओके, मोमेंटम के ऊपर चलते हैं एंड मोमेंटम को देखते हैं अच्छे से। मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम है, मोमेंटम हम लोग डिनोट करते हैं किससे, p से, तो जो p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से एंड साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v से, तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mv से, तो p इज इक्वल टू mv आ गया। ये हम लोग कह सकते हैं ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग k मान लेते हैं। अगर हम लोग इफ k इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 रख देना तो p इज इक्वल टू mv आ जाएगा। तो ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसका यूनिट क्या है,
यूनिट एम है। ओके, एम किससे डिनोट होता है? केजी से, मास है। वी किससे डिनोट होता है? मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड से इसका यूनिट है। ओके, इसका डायमेंशन भी है। देखो मैं, इसका डायमेंशन है MLT-1। जब आप लोग इस लेवल पे आ जाएंगे ना, तब जाके आपको हर एक चीज समझ में आने वाला है, लेकिन ये आपको समझ में आएगा ही नहीं। ये आपके क्लास 11 का पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो कि आपके क्लास 9 से ही रिलेटेड है, इसलिए आप लोग क्लास 9 को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, किसी भी बेकार टीचर के पल्ले में मत पढ़ना। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। एंड मोमेंटम के अलावा अब हम चलते हैं इम्पल्स के ऊपर। आज का लेक्चर हो सके तो बहुत छोटा होने वाला है। ओके, अब हम चलते हैं इम्पल्स के ऊपर। इम्पल्स, इम्पल्स के ऊपर चलते हैं। ओके, इम्पल्स क्या कहलाता है? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम विच इट एक्ट्स। इम्पल्स is product, it is product of, it is product of force and time of interaction। इंटरैक्शन, कितनी देर के लिए वो इंटरेक्ट किया, कितना देर तक वो एक्ट किया, इस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ इंटरेक्शन। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है हमारा ये इम्पल्स। एंड इम्पल्स का मतलब क्या होता है? डेल्टा पी होता है इम्पल्स। जो डेल्टा पी है यही है हमारा इम्पल्स। अब देखो, यहां से हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जो इम्पल्स है वो क्या है? इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में टाइम, इंटरेक्शन का टाइम। ओके, अब देखो यहाँ पे बताओ, क्या हमारा जो फोर्स है वो डेल्टा पी बाई टी के बराबर हो गया? तो क्या हम लोगों ने इस पेज में, नहीं इसके पीछे वाले में, डेल्टा पी बाई टी लिया था, वो यहीं से आया था। अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि डेल्टा पी बाई टी कहाँ पे आया। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से निकाल के, क्योंकि देखो इम्पल्स तो एक्चुअली कोई टीचर आपको पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन मैंने इस चीज को आपको पढ़ा दिया। एंड इम्पल्स का ये भी डिनोशन है, अगर डेल्टा पी अगर ना लिखे तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या फिर मोशन। ठीक, अब हम चलते हैं आगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ये तो भैया हमारे लिए बाय हाथ का खेल है, ये तो हम लोग अक्सर लिखते रहते हैं। एवरी एक्शन हैज एन एवरी एक्शन हैज एन equal and opposite reaction, opposite reaction। मतलब हर एक जो हम लोग एक्शन लेते हैं उसका हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी हमें मिलता ही मिलता है, इसको हम लोग दूर नहीं कर सकते। एंड फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, फोर्स हमेशा दूसरे दूसरे बॉडीज में ट्रांसफर होता रहता है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। अब बताओ, एक बात बताओ कि अगर हम लोग एक स्केट बॉल पे से ट्रेवल कर रहे हैं, सामने आ गया एक दीवार, एंड जैसे ही हम लोग दीवार के ऊपर टकराते हैं और हमारे नीचे है चक्का, तो हम तो आगे तरफ झुक जाते हैं, लेकिन जो व्हील है स्केट बोर्ड का वो पीछे की तरफ भाग जाता है। क्यों? बिकॉज वॉल हैज रिएक्टेड। आपने एक्शन क्या लगाया कि आप उस पर जाकर टकराए, लेकिन वॉल जो है उसने भी आपके ऊपर रिएक्ट किया और आपको पीछे ढकेल दिया। अगर आप लोग नॉर्मल अपने पैर के हिसाब से आगे चले, पैर से ही आगे चले, तो आप पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके नीचे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ओके,
फ्रिक्शन मैटर करता है। अगर आपके नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है जब आप चक्का के साथ जा रहे हैं तो वो पीछे ढकेल देगा, लेकिन अब जब पैर के हिसाब से जाए तो उसके नीचे फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर फ्रिक्शन हाई हो गया तो आप पीछे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो रिएक्शन का फोर्स है, रिएक्शन फोर्स वो कम हो जाता है फ्रिक्शन से। आगे चलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इस लॉ को खत्म करने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारा आज का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड जैसा हाल हो जाता है, क्योंकि जितना हम लोगों ने मोमेंटम पहले लगा रखा है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है जितना हमारे ऊपर वापस लगा है। जितना हम लोगों ने एक्सर्ट किया, जितना हम लोग को ऊपर लगा, रिएक्शन जितना आया, उन दोनों का मोमेंटम जो होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। इन एन, देखो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इन एन isolated system in an isolated system, total momentum before total momentum before interaction is equal to total momentum after interaction. Total momentum after interaction. अब हम देखते हैं यहाँ पे, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारे पास m1u1 प्लस का m2u2 इज इक्वल्स टू m2v2, नहीं m1v1 प्लस m2v2। ये है इसका फॉर्मूला। आप लोग इस फॉर्मूले को भाई साहब याद रख लेना। मैं जब कल क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, किस जगह पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। हर एक चीज मैं आपको कल के लेक्चर में बताने वाला हूँ। कल संडे है लेकिन नो हॉलीडे बिकॉज देखो अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर से लेके आपको फरवरी तक मेरे हिसाब से आपको रिवीजन करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं नवंबर से वन शॉट सीरीज लेकर आऊंगा। हर 2 दिन पर एक दिन मैं लेक्चर बनाऊंगा जो कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर होगा। आप लोग उस वन शॉट को एक दिन देखो, फिर उसके बाद जो मैं शीट दूंगा उसको आपको अगले दिन 100% सॉल्व करके रख लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग अगले दिन उसी लेक्चर में मुझे कमेंट कर देना। मैं कमेंट को प्रिंट करके मैं अपने पास लेकर आऊंगा एंड आपको क्लास में बता दूंगा उसका डाउट। ओके, अब हम चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? 60 kg skater moves at 5 मीटर पर सेकेंड, मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड एंड थ्रोज 2 kg ball forward at 10 meter per second. Find new velocity of skater. मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझ ले।
फेंकने से पहले क्या मोमेंटम था, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास क्या क्या है। उसके पास एक बॉल है, तो मास निकालेंगे बॉल का। फिर वो खुद है स्केटर, स्केटर वो खुद है, तो ये दोनों हो गया। एंड देखो जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना दिया गया है, वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 310। ठीक, पहला मोमेंटम हमारे पास आ गया फेंकने से पहले का। तो फेंकने के बाद का कितना होगा? फेंकने के बाद का देखो, मास ऑफ बॉल जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2 kg, तो है ही दिया हुआ है ऊपर। ओके, साथ ही साथ जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, राइट बात, बिल्कुल सही है। तो भैया जो मोमेंटम है बॉल का वो आ जाएगा हमारे पास 20। ओके, 20। जो स्केटर का मास है, मास ऑफ स्केटर वो है 60। वो है कितना? 60। एंड उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जो बाद का होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे एंड इसके इक्वल कर देंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे कि 310 बराबर 20 प्लस का 60 इंटू वी एस, V2 हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, हम लोग इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 290 बराबर हो जाएगा 60 इंटू V2। तो देखो V2 कितना आ जाएगा, 290 अपॉन 60, 60 से ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 4.83 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया उसी फॉर्मूले से। ये क्या होता है, मैं फिर से वो फॉर्मूला लेता हूँ जो कि है m1v1 प्लस का m2v नहीं m1u1 प्लस का m2v2, दूसरा है m1u1 प्लस m2u1 u2, हाँ m2u2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। हम लोग इस वाले फॉर्मूले से अच्छे से हर एक चीज को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया ना, तो ये मत कहना कि मैं बता दूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अपना दिन रात सब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। अगर आप कोई भी डाउट आया ना, कोई चीज आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज 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 कमेंट कर देना, ना कि छोड़ देना मुझे। ठीक, आपका मुझे सहारा चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं कल के लेक्चर में आपको हर एक चीज समझा दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ओके, ये है हमारा शुरुआत का डायलॉग। अब हम चलते हैं, खत्म करते हैं भाई साहब। कल मिलते हैं, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को फिर से समझेंगे। एक मैं कल बनाने वाला हूँ, कल एक फॉर्मूला शीट मैं कल बनाने वाला हूँ एंड उसमें हर एक फॉर्मूला रहेगा एंड उस शीट को मैं कल अलग से PDF में डाल दूंगा। एंड आज का जो क्लास नोट्स है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, आपको मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं कल, तक बाय बाय।